ठीक है। अच्छा, साइंस आप लोगों को कहाँ तक हो गया था, कुछ आइडिया देंगे हमें, उस हिसाब से आगे देखते हैं। और टमाटर है उसमें कौन सा होता है, और दूध है उसमें कौन सा होता है, तो ये सब बताए थे। सिरका, संतरा, इमली, टमाटर, ये सब हम कर चुके थे। तो अभी हम बात करनी थी सॉल्ट की। ठीक है, सॉल्ट को हिंदी में लवण ही कहते हैं। देखिए, सॉल्ट से क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि जो सॉल्ट है वो क्या है ना। वो एक सॉल्ट जो है वो एक खनिज है, एक मिनरल है। ठीक है, एक मिनरल है जिसमें सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कौन सा, देखो सॉल्ट क्या है, इसमें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लवण जो जो सॉल्ट है वो मिनरल है या फिर कोई लिविंग है। तो जो सॉल्ट है वो लिविंग, वो मिनरल है, और इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। और ये ओशनिक रीजन में सबसे ज्यादा होता है। ओशनिक रीजन में, ओशनिक वाटर में सबसे, देखिए एक तो होता है जैसे इसमें सैलिनिटी है ना, सैलिनिटी इन ओशनिक रीजन, सैलिनिटी ऑफ ओशियन। ठीक है, ओशियन की लवणता क्या होती है। और तो जब हम ओशियन की लवणता को देखते हैं, महासागरीय लवणता को देखते हैं, तो एक चीज में ध्यान रखना है कि जब हम इसको कंसीडर करते हैं तो इसमें सैलिनिटी यानी जो सोडियम क्लोराइड है उसके अलावा भी बहुत सारे चीज होते हैं। ठीक है, अच्छा क्या हम जो सोडियम क्लोराइड है उसको सीधे खा सकते हैं? नहीं, उसको सीधे नहीं खा सकते, उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन भी एक तरह से मिनरल है। कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है केमिस्ट्री का कि जो सॉल्ट है जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, वो सोडियम क्लोराइड सिर्फ हम नहीं खा सकते। तो हमारे जो खाने का जो नमक है ना, जो हम खाते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड और प्लस आयोडीन मिक्स होता है। आयोडीन भी एक खनिज है। ठीक है, तो लिख सकते हैं जो हमारा सॉल्ट है जो हम लोग फूड में यूज करते हैं, भोजन में यूज करते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं, सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड, और और क्या बताया हमने, एक आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन, ये दोनों चीजें होती हैं, वो हमारे खाने का होता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा सॉल्ट है, नमक है, मतलब सैलिनिटी ज्यादा है, तो वहां पे नमक प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो जैसे मान लीजिए सांबर लेक है या फिर जो डेड सी है, जितने भी इस तरह से बॉडी हैं, तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नमक बहुत ज्यादा उत्पादन होता हो सकता है वहां पर उस पानी में आयोडीन ना हो, तो आयोडीन के बिना नमक हम नहीं खा सकते, आयोडीन के बिना हम नमक नहीं खा सकते। ठीक है, तो ये चीज है, तो सिर्फ यही समझना था कि सॉल्ट और जो ओसनिक सैलिनिटी होती है वो अलग होती है, और खाने का जो नमक है वो अलग होता है। क्वेश्चन आपसे यही बनेगा जो हमारे खाने का नमक है उसमें क्या क्या शामिल है, तो उसमें शामिल है सोडियम क्लोराइड और आयोडीन। ठीक है, दो चीज शामिल है, बस ये समझना है। और बाकी जो इसका यूज भी बहुत चीजों में होता है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, वो है पीएच स्केल। वैसे तो जहां तक सुना हो आप लोगों ने पीएच स्केल, तो पीएच स्केल हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए है क्या ये पीएच स्केल।
अगर एक लाइन बताना हो तो बता सकते हैं पीएच स्केल। देखिए, पहली बात जो पीएच स्केल है ना, वो किसी भी जो है लिक्विड का एक जो उसका एसिडिक फॉर्म है या बेस फॉर्म है, उसका मेजरमेंट करता है। तो पीएच स्केल एक मापन है, एक मेजरमेंट है, ठीक है, मापन है और ये एक मेजरमेंट है किसका, एसिड का और बेस का, यानी लवणीय यानी लवणता का, लवणीय का और क्षारीयता का, ठीक है, और क्षारीयता का। तो इस तरह से, तो दो तरह से है पीएच स्केल, एक मापन है। और एक चीज और, हमेशा जो मापन होता है इसी, ये किसका है, लिक्विड का है, द्रव का है, ठीक है, तो ये द्रव का मापन है। तो पीएच स्केल लिक्विड का मेजरमेंट है कि कोई भी जो पदार्थ है लिक्विड फॉर्म में है, उसमें एसिडिक यानी लवणीय कितना है और क्षारीय कितना है, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें कुछ देखना होता है, अगर मान लीजिए सीधे अगर हम सामान्य जो पीएच है ना, सामान्य पीएच है वो है 7, सामान्य पीएच है 7, जो हम लोग पानी पीते हैं वो 7 होता है। अगर 7 से कम है, ठीक है, तो वो एसिडिक है, ठीक है, और 7 से ज्यादा है तो वो बेस है, यानी वो क्षारीय है, ठीक है, इधर लवणीय है इधर क्षारीय है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि जो समुद्री जल होता है वो एसिडिक होता है कि बेस होता है। जो अब देख लीजिए कौन कौन से है इसमें। देखिए, जिस पदार्थ में अगर खट्टापन होगा, उसमें जो है पीएच कम होगा, और जिसमें कड़वापन होगा उसमें पीएच ज्यादा होगा। नॉर्मली हम आपको पहचान बताते हैं, जिसमें खट्टापन कम है वो उसमें पीएच ज्यादा होता है, और जिसमें थोड़ा सा खट्टापन होता है उसका पीएच ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा, क्या कहा कि नॉर्मल पीएच ये है, नॉर्मल पीएच ये है। अब हम देख लेते हैं कुछ पदार्थ और जिनका पीएच, जैसे है ओसनिक वाटर, है ना, ओसनिक वाटर। अगर हम ओसनिक वाटर का देखेंगे, ओसनिक वाटर का अगर हम देखेंगे तो इसका पीएच मान कैसा होना चाहिए, कम या ज्यादा है, इसका पीएच ज्यादा होता है। तो कितना इसका है, इसका है 8.4, 8.4 है। जब, तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कौन सा इसमें पदार्थ क्षारीय है और कौन सा लवणीय है, ठीक है। उसके बाद है रक्त, ब्लड। जो ब्लड है वो भी आपने सुना है कि ब्लड कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ब्लड का कितना है, 7.4, तो ब्लड का 7.4 है। और उसके बाद है दूध, मिल्क, ठीक है, मिल्क जो है उसका है 6.5, हाँ उसका है 6.4। तो यानी जो मिल्क है वो एसिडिक है, जो दूध है वो एसिडिक है। और उसके बाद है इसमें जो शराब है, वाइन, ठीक है, जो वाइन है उसमें बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, वो है 2.8, 2.8 एसिडिक है, 2.8 है, ठीक है। और उसके बाद है लेमन, नींबू, ठीक है,
तो नींबू का कितना है 2.2, तो ये है। तो और जो वाटर है, ठीक है, तो नॉर्मली हम कहते हैं ना ड्रिंकिंग वाटर, है ना, ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर का है 7, पेयजल जो हम लोग पानी पीते हैं उसका 7 होता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो कोई भी लिक्विड हो उसके एक अपना पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल। अगर पीएच स्केल एक लिमिट से ज्यादा कम है, एक लिमिट से ज्यादा, तो लिख लीजिए क्या क्या हो सकता है। जो वर्षा का जल है, ये भी देख लेते हैं। जो वर्षा का जल होता है ना, रेन वाटर, जो रेन वाटर होता है उसका, हाँ, उसका जो पीएच होता है वो 6.5 होता है, 6.5 जो वर्षा का जल होता है। अब सिंपल सी बात है, यानी वर्षा का जल कैसा है, एसिडिक है। अगर किसी भी वर्षा के जल का जो पीएच है वो 5.5 से अगर कम होता है, किसी भी वर्षा का जल अगर 5.5 से कम होता है तो वो एसिड रेन होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, यानी अम्लीय वर्षा होती है। तो अगर किसी भी रेनफॉल में 5.5 से कम है पीएच उसका, किसी भी बारिश का, तब हम उसको एसिड रेन बोल देते हैं, यानी अम्लीय वर्षा उसको कह देते हैं, ठीक है। तो वो अम्लीय वर्षा होती है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने सिर्फ बताया है कि पीएच मान होता है क्या, किसी भी लिक्विड फॉर्म का एक मेजरमेंट है। अगर वो 7 से ज्यादा है तो वो बेस है, अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक है, ठीक है, यानी क्षारीय है और लवणीय है। सबसे ज्यादा जो पीएच मान कम होता है वो नींबू का होता है 2.2, वाइन का भी कम होता है 2.8 है। तो ये चीज है। अब किसी भी अगर ड्रिंकिंग वाटर का पीएच कम होता है तो उससे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो लिख लीजिए, ठीक है। तो जैसे आपने आपने देखा होगा ये चीज को कि जब भी हमें लोग दांत साफ करते हैं तो नींबू से दांत साफ करते हैं, है ना। जैसे एक जिसमें लिखा हुआ हो, जब जब हम पेस्ट पेस्ट लेकर आते हैं, टूथपेस्ट वगैरह, तो उसमें पेस्ट में होता है कि इसमें नींबू है ना, ऐड में आता है इसमें नींबू है। तो अगर पीएच कम होता है किसी भी पदार्थ का, अगर वो दांतों में लगता है तो दांतों का जो बॉडी है वो स्क्रैच होता है, दांतों का स्क्रैच। अगर कंटिन्यू किसी ने कम पीएच पानी पिया है, यानी 7 से कम का पीएच पानी पिया है, तो उसके दांत खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, अगर पेयजल में पीएच मात्रा कम है, ठीक है, अगर ड्रिंकिंग वाटर पे पेयजल में पीएच कम है, ठीक है, या ड्रिंकिंग वाटर में कम है, तो ठीक है, तो टीथ डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, दांत खराब हो सकते हैं, यानी जो दांत है वो क्षय हो सकते हैं, ठीक है, दांतों का क्षय हो सकता है, दांत टूट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि जब कोई जो ड्राइवर होते हैं, जब पुलिस ये पता करती है कि इन्होंने शराब पी है कि नहीं पी है, तो वो यही चीज देखते हैं। अगर उन्होंने शराब पी है तो उनका जो मुंह का जो पीएच है, वैसे जो जो मुंह का पीएच है वो 6.5 होता है, ध्यान दीजिएगा 6.5। हमारे जो मुंह का पीएच है, जो हमारी लार है मुंह की पीएच है, इसका 6.5 होता है पीएच। अगर किसी ने शराब पी है तो ये पीएच और कम हो जाता है। मान लीजिए कि किसी का पीएच है 4 पॉइंट या 3.5,
तो समझ जाते हैं वो लोग कि इस कैंडिडेट ने शराब पी है। यानी शराब पीने वाले व्यक्ति का पीएच कम हो जाता है 6.5 से, और पता चल जाता है पुलिस को कि जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो मुंह में डाल के देखते हैं और वो पीएच पता कर लेते हैं, और पीएच जैसे ही कम हुआ वो उसको साइड में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। कुछ लोग कहते हैं कि यार शराब पीने के बाद नींबू खा लो तो पता नहीं चलेगा, तो और ज्यादा पता चलेगा, है ना। वाइन का तो 2.8 है, अगर आपने नींबू पिया है तो 2.2 चला जाएगा, तो और कम हो जाएगा, तो और पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो ये था आपका पीएच। और जब भी क्वेश्चन पूछेगा एसिड रेन से पूछेगा, और उतारने के लिए तो सर नींबू पिलाया जाता है। हाँ, नींबू पिलाया जाता है उतारने के लिए। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, वो हमने बता दिया। यानी सबसे ज्यादा पीएच होता है वो 8.4 होता है ओशियन के वाटर का। ठीक है, और सबसे कम होता है वो लेमन का होता है, यानी नींबू का 2.2, और जो ड्रिंकिंग वाटर का होता है वो 7 होता है ड्रिंकिंग वाटर का, यानी पेयजल का। उसके बाद जो रेन वाटर है, जो वर्षा का जल है, उसका 6.5 है रेन वाटर का। ठीक है, अगर 5.5 से कम है तो वो होता है एसिड रेन। ठीक है, तो ये है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बता दो अभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो एसिड रेन का तो पता ही आपको है कि एसिड रेन क्या है। ये एक पर्यावरण प्रदूषण है। ठीक है, जो एसिड रेन होता है वो एक पर्यावरण प्रदूषण होता है। कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा एसिड रेन क्या है, तो ये एयर पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन है, हालांकि ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करना ठीक नहीं है। जब कहीं भी, और इसका कारण होता है एसिड रेन का सल्फर और नाइट्रेट्स। किसी भी एरिया में एटमॉस्फेयर में अगर सल्फर और नाइट्रेट्स की मात्रा बढ़ जाएगी तो वहां पर एसिड रेन होगा उस एरिया में। तो कभी आपने इस चीज को देखा भी होगा कि जो हम लोग जैसे कहते हैं ना कि पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, लोग ऐसा कहते हैं कि जब पहली बारिश हो जनवरी फरवरी के बाद, जो मतलब मानसून आने से पहले, उसमें नहाना नहीं चाहिए। उसका रीजन ये है कि एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर सल्फर है, नाइट्रेट्स है, यानी पहली बारिश है उसमें एसिडिक ज्यादा होता है। और बारिश के पानी में नहाने से एक ईचिंग टाइप का होता है, खुजली टाइप का, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो पानी एसिडिक होता है। इसलिए जब बरसात के पानी में आप नहाते हो तो दोबारा आपको फ्रेश पानी में नहाना होता है, क्योंकि वो फ्रेशनेस बॉडी में नहीं आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें टॉपिक है एक है, इसके बाद है ईंधन, फ्यूल। टॉपिक है इसमें फ्यूल, ईंधन। ठीक है, फ्यूल, इसको हम देखेंगे। फ्यूल, देखो एक बात बताऊं मैं आपको कि ये टॉपिक केमिस्ट्री में क्यों है, कोई बता सकता है हमें? फ्यूल किसने पढ़ी है बायोलॉजी केमिस्ट्री 12th में? क्या रीजन है कि फ्यूल केमिस्ट्री का टॉपिक है? देखिए, केमिस्ट्री में गैसों की अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री में पदार्थों की या गैसों की, खासकर गैसों की अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है केमिस्ट्री में। और जो फ्यूल है, ईंधन है, वो विदाउट ऑक्सीजन काम नहीं करता है।
विदाउट ऑक्सीजन काम नहीं करता है। तो ऑक्सीजन के यूज की वजह से, ऐसा कोई भी हमें अब ईंधन बता दीजिए जो बिना ऑक्सीजन के काम करता हो, कोई भी नहीं करेगा। बिना ऑक्सीजन के ईंधन जलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये टॉपिक केमिस्ट्री का है, गैस ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ईंधन होता क्या है ना, फ्यूल है क्या। सबसे पहले बात करेंगे कि ईंधन है क्या। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि ईंधन का टाइप ऑफ फ्यूल है ना, टाइप्स ऑफ फ्यूल, कितने टाइप के फ्यूल होते हैं, ईंधन कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो और इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इनका इम्पोर्टेंस यानी महत्व क्या है, या इनका यूज क्या है। ठीक है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इनका यूज क्या है। तो सीधे सीधे बात करते हैं फ्यूल पे। ठीक है, अच्छा सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होता है, तो बात कर लेते हैं पहले। सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होता है, बता सकते हैं। पहली बात है कि ईंधन क्या है, ये एक मटेरियल है ना, ये मटेरियल है ना, ये एक मटेरियल है, यानी एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है ना, ये एक मटेरियल, एक पदार्थ है जो जो एयर की प्रेजेंस में हीट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, हीट प्रोड्यूस, यानी ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एक मीनिंग हम आपको दे रहे हैं। ईंधन है क्या, तो ईंधन एक ऐसा पदार्थ है, हिंदी में लिख लीजिए पहले, ईंधन एक ऐसा पदार्थ है जो हवा में जलकर या वायु में जलकर या गैस में जलकर बिना अनावश्यक उत्पाद उत्पन्न किए हुए, ध्यान समझिए बात को, बिना आवश्यक उत्पाद उत्पन्न किए हुए ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है, तो फ्यूल इज ए मटेरियल बर्न इन एयर produce heat without unnecessary products, तो ये है, यानी ऐसा पदार्थ है जो हवा में जलकर बिना अनावश्यक उत्पाद को उत्पन्न किए बिना ऊष्मा प्रदान करता है, उसको हम ईंधन कहते हैं। तो हमने कहा कि एक चीज और है इसमें कि जैसे अगर आपसे पूछेगा कि बेस्ट फ्यूल क्या होता है ना, बेस्ट फ्यूल क्या है। ठीक है, वेस्ट फ्यूल है कौन सा, तो वेस्ट फ्यूल का मतलब है कि जो मिनिमम अननेसेसरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। सबसे अच्छा ईंधन वो है जो कम से कम अनावश्यक चीजें उत्पन्न करता है, यानी सबसे अच्छा डीजल वो है जो कम से कम धुआं छोड़ता है। सबसे अच्छी पेट्रोल वो है जो कम से कम कार्बन उत्पन्न करती है। सबसे अच्छी गैस वो है जो कम से कम कार्बन और पॉल्यूशन उत्पन्न करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो सबसे अच्छा ईंधन वो है जो मिनिमम प्रोड्यूस करता है किस चीज का, वेस्टेज का। ठीक है, वेस्टेज का मिनिमम प्रोड्यूस करता है, यानी जो वेस्टेज है उसका कम से कम प्रोड्यूस करता है, उसको हम बेस्ट
फ्यूल कहते हैं, बेस्ट फ्यूल। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर कोई जैसे कोई गाड़ी है, चाहे 4 व्हीलर हो या फिर और कोई गाड़ी, आप देख रहे हैं जो गाड़ी डीजल से चलती है वो, अच्छा डीजल बेटर है पेट्रोल, हम सब जानते हैं पेट्रोल ज्यादा बेटर है डीजल के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि डीजल जब बर्न होता है तो ज्यादा धुआं देता है, ज्यादा कार्बन देता है। कभी आप इस चीज को गौर करना, कोई गाड़ी देखना डीजल की और एक देखना पेट्रोल की, तो डीजल वाली गाड़ी ज्यादा कार्बन देगी और पेट्रोल वाली गाड़ी कम कार्बन देगी, गैस वाली गाड़ी उससे भी कम कार्बन देगी। ठीक है, तो मतलब यही है कि अच्छे, कभी आपसे पूछेगा व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ गुड फ्यूल, सबसे अच्छे ईंधन के क्या गुण हैं, तो सबसे अच्छी ईंधन की गुण यही है कि वो अपने पीछे कम से कम वेस्टेज छोड़ता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। तो सबसे पहले हमने हमने बात की है, दो बातें अभी तक समझी हमने कि पहली तो समझी है कि व्हाट इज फ्यूल, ईंधन क्या है वो हमने समझा है। दूसरा हमने समझा है कि व्हाट इज बेस्ट फ्यूल, व्हाट इज द बेस्ट फ्यूल, है ना। तो बेस्ट फ्यूल क्या है उसको हमने समझा है, बेस्ट फ्यूल क्या है। अब हम समझते हैं कि टाइप ऑफ फ्यूल, कितने टाइप के फ्यूल हो सकते हैं। देखिए, बता सकते हैं, ये तो बता ही सकते हैं, टाइप्स ऑफ फ्यूल, टाइप्स ऑफ फ्यूल। ठीक है, ये 3 टाइप के फ्यूल हो सकते हैं, सब जानते हैं हम लोग कि पहला है इसमें सॉलिड फ्यूल, ठीक है, दूसरा है लिक्विड फ्यूल और तीसरा है इसमें गैसियस फ्यूल, गैसियस फ्यूल। ठीक है, तो 3 टाइप के फ्यूल हैं, है ना, सॉलिड फ्यूल और गैसियस फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल, 3 टाइप के फ्यूल हैं। अब हम सीधे देख लेते हैं कि व्हाट इज द सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल कौन कौन से हैं। कभी क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कौन से कितना है। देखो क्या है ना, ईंधन क्या होता है मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा, है ना। एक जो बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गया उसको ही पता होता है ईंधन है क्या, लेकिन एक फॉर्मेट वे में, है ना, उसको बताना या फिर उसका किस ईंधन का ज्यादा इस्तेमाल करना है, किस ईंधन का कम इस्तेमाल करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। सब जानते हैं लकड़ी, एक बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गया पागल भी जानता है भाई ये लकड़ी जलती है, तो लेकिन वास्तव में लकड़ी सही है या गैस सही है, ये बड़ी बात है। तो सॉलिड फ्यूल में कौन कौन से इसमें, एक तो है फॉरेस्ट वुड यानी लकड़ी, ठीक है, लकड़ी है, कोल, है, कोयला है, कोल, उसके बाद चारकोल है, चारकोल, उसके बाद है इसमें कोक, कोक भी एक होता है ना, कोक भी एक फ्यूल है, कोक। तो ये सॉलिड है ना, जैसे लकड़ी है, वुड्स है और कोयला है, हम लोग मोस्टली इसी को जानते हैं। ठीक है, हिंदी क्या होगा सर तीनों का सर? ये तो समझ गए लकड़ी है और दूसरा ये कोयला है ना, इसको चारकोल ही कहते हैं, चारकोल, और इसको कोक कहते हैं, कोक। तो नाम वही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो जैसे मान लीजिए कि अगर पहले तो कोयला लकड़ी की बात देख लेते हैं, अगर लकड़ी की बात देखेंगे हम तो लकड़ी एक बहुत अच्छा ईंधन नहीं माना जाता, लकड़ी है वो बहुत अच्छा ईंधन नहीं माना जाता। उसका रीजन बता सकते हैं क्या? उसका रीजन है कि जो लकड़ी है, कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि लकड़ी को, लकड़ी जलाने के लिए
गांव के लोगों को क्यों मना करना चाहिए, क्यों लकड़ी की जगह पर कोयला इस्तेमाल करें और कोयला की जगह पर गैस का इस्तेमाल करें। तो जो लकड़ी है उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जब लकड़ी हम बात करेंगे, जो वुड्स है यानी जो लकड़ी है उसमें क्या प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है इसमें, इससे डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन। यानी निर्वनीकरण, इससे निर्वनीकरण होता है पहली चीज, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होता है। दूसरी चीज, इससे धुआं निकलता है बहुत ज्यादा, स्मोक, स्मोक निकलता है इससे, स्मोक। और इससे कार्बन भी निकलता है, कार्बन, कार्बन भी निकलता है, ठीक है। तो इससे धुआं और कार्बन निकलता है, और कार्बन। और इसमें जो और ये जल्दी बर्न हो जाता है, फास्ट बर्न। कभी आपने देखा होगा लकड़ी जल्दी मतलब जल जाती है। और इसमें हीट भी कम होती है, ठीक है। लकड़ी में लो हीट होती है, लो हीट, इसमें हीट, तो इसकी हीट भी कम होती है। और अब ये डेटा भी एक बार आया था कि अगर कोई महिला, कोई फीमेल या कोई भी मेल कैंडिडेट, कोई भी अगर वो लकड़ी से खाना बनाता है या बनाती है तो उसको सिगरेट पीने वाले से 10 गुना ज्यादा कैंसर का खतरा है। एक आदमी जो सिगरेट पीता है और एक कैंडिडेट जो लकड़ी से खाना बनाता है गांव में, ठीक है, लकड़ी या कावड़न है जो भी है, तो इससे, तो उससे उसको 10 गुना ज्यादा खतरा है, ठीक। तो ठीक है, तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है आपको, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। क्योंकि जब आप प्रशासन में जाते हो तो लोगों को बताते हो कि लकड़ी या काव डंग जो गोबर से बनता है उसको हमें क्यों इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसकी सारी चीजें बताओगे। देखो ये जल्दी खत्म हो जाता है, देखो इसमें कम गर्मी होती है, देखो ये कार्बन उत्सर्जन करता है, देखो इसमें धुआं होता है और इससे जंगल खत्म होता है। ये सब चीजें बताना है, ठीक है। तो ये है, कोई कोई पॉइंट है इसमें ना समझ में आया हो, बताओ। गुड्डू, दर्शन, नैना, शबनम, सर ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोयला, ठीक है, कोयले की बात करते हैं, कोल की। देखिए कोल जो है वो, जो कोयला है उसको चार प्रकार से बांटा गया है। कोयला क्या है, कोयला आपको पता है, कोयला लकड़ी का प्रोडक्ट है, ये बात तो ठीक है, ठीक है, लकड़ी से बनता है। और कोयले का अच्छा या बुरा होना, बात समझिएगा पहले कि कौन सा कोयला अच्छा है, कौन सा कोयला खराब है। ये डिपेंड करता है कि किसी कोयले में कितना कार्बन है और कितना नहीं है। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, उस कोयले को हम निम्न कोटि में रखते हैं, लो कैटेगरी। ध्यान दीजिएगा कि जो कोयला होता है दैट बेस ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन के आधार पर, कार्बन के आधार पर कोयले को चार भागों में बांटा गया, कोयले को चार टाइप से बांटा गया, ठीक है, कोयले को चार टाइप से, ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। यानी जिस कोयले में कार्बन ज्यादा है वो कोयला खराब है, अच्छा नहीं है। तो पहला उसमें है पीट कोयल, पीट कोल है ना, पीट कोल, ये हम नीचे लिख देते हैं, हाँ, पीट कोल। इसमें जो कार्बन होता है वो है 50 to 60%, जो कार्बन है वो है 50 to
60%। इसमें कार्बन की मात्रा 50 to 60% होती है। और ये यानी इसमें जो है स्मोक है वो ज्यादा होता है, ठीक है। और ये जो है बहुत अच्छा नहीं है ना, नॉट गुड, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन भी ज्यादा है, धुआं भी ज्यादा है और बहुत हीट नहीं देता है। उसके बाद इसमें लिग्नाइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोल, ठीक है। अगर लिग्नाइट कोल की बात करेंगे तो इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो है 65 to 70। इसमें जो कार्बन है वो है 65 to 70% कार्बन की का। देखिए, तो एक तो हो गया यहाँ पे, पहला है पीट कोल, दूसरा है लिग्नाइट कोल, और तीसरा इसमें है बिटुमिन, हाँ, बिटुमिनस। नेक्स्ट है इसमें बिटुमिनस, बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस, ये भी एक कोयला है। इसमें जो कार्बन है वो है 70 to 80%, ठीक है। इसमें जो कार्बन है वो है 70 to 80%। तो आप समझ सकते हो, है ना। ये दूसरी क्वालिटी है, ये कोयला बहुत सॉफ्ट होता है, ये कोयला बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, बिटुमिनस। इंडिया में सबसे ज्यादा यही कोयला पाया जाता है, इंडिया में सबसे ज्यादा यही कोयला होता है। नेक्स्ट है इसमें एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट। एंथ्रोसाइट भी कहीं भी लिखा होता है, एंथ्रासाइट इस तरह से है, एंथ्रासाइट, है ना, इस तरह से है एंथ्रासाइट। कौन है भाई, एंथ्रासाइट, ठीक है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 85% से ज्यादा होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कार्बन इसमें कितना है, 85% प्लस, 85% प्लस। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या, किस टाइप की चीजें हैं। तो जो कोयला है वो भारत में सबसे ज्यादा ये बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, सबसे ज्यादा इंडिया में, ठीक है। तो बेस्ट जो कोयला है वो ये है पीट कोल। तो पीट कोल में भी ये 50 to 60% कार्बन है, यानी अगर आप मतलब कोयला को जलाते हुए 1 kg, तो मतलब ½ kg ही उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 50% वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कार्बन का। और इसमें जो है ना वाटर की मात्रा ज्यादा होती है, जल की मात्रा, इसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है। तो आई थिंक सबसे पहला हमने बताया पीट कोल, तो सबसे बेस्ट है कोयले में, सबसे बेस्ट है कोयले में। उससे कम क्वालिटी का कोयला ये है, और उससे कम का क्वालिटी का ये है, सबसे कम क्वालिटी का ये है। और ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा था कि कोयला सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन होता है, तो पीट कोयल होता है। और सबसे लो क्वालिटी कौन होता है, एंथ्रेसाइट, ठीक है। तो ये है, सबको क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, ये ध्यान रखना है, इंडिया में सबसे ज्यादा ये है बिटुमिनस। पानी की मात्रा सबसे ज्यादा इसी में होती है। आप खुद ही सब बस समझ सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल या कोयला क्यों सही नहीं है। उसके बाद है गैसियस फ्यूल, है ना, गैसियस फ्यूल।
गैसियस फ्यूल। ठीक है, अब इसमें गैसियस फ्यूल कितनी तरह की हो सकती हैं, बता सकते हैं आप? गैसियस फ्यूल सबसे पहले है इसमें प्राकृतिक गैस, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस जो हम लोग एलपीजी में यूज करते हैं ना, वो यही होती है। जो हम लोग एलपीजी में यूज करते हैं वो नेचुरल गैस ही होती है। नेचुरल गैस का मतलब है जो हम मतलब जमीन की खुदाई करते हैं तो वहां से प्राप्त होती है हमें, इसको हम कहते हैं नेचुरल गैस। उसके बाद है वायु गैस, है ना, वायु गैस। उसके बाद है वायु गैस, और सेकंड है इसमें वाटर गैस। वाटर गैस भी होती है, ठीक है, वाटर गैस। उसके बाद है इसमें कोल बेड गैस, कोल बेड गैस। ये लास्ट ईयर यूपीएससी पूछा था, ये है क्या, कोल गैस कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद है इसमें ये 3 टाइप की गैस होती है। ठीक है, और इसको मीथेन भी कहते हैं। ठीक है, मार्स गैस भी कहते हैं इसको, मार्स गैस। ठीक है, मार्स गैस, मीथेन गैस, यही है। इसकी ये 4 टाइप की गैस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, टॉपिक टाइम हमारे पास है। देखिए, ये जो नेचुरल गैसेस हैं वो पेट्रोलियम, जो जिस कुएं से पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो वो एक वर्ड है पेट्रोलियम और डीजल, दो, ये याद रखना है। ठीक है, जब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम, है ना, तो पेट्रोलियम क्या है, एक, इसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम में ही सारी चीजें आती हैं, गैस। पेट्रोलियम में भी आता है डीजल। ठीक है, पेट्रोलियम में आती है पेट्रोल, पेट्रोलियम में आता है चारकोल। तो ये पदार्थ हैं पेट्रोलियम में ही आते हैं। यानी जब हम किसी जब हम पेट्रोलियम के लिए खुदाई करते हैं तो जिस कुएं से डीजल निकलता है उसी कुएं से पेट्रोल निकलती है, उसी कुएं से चारकोल निकलता है, उसी कुएं से गैस निकलती है। ठीक है, तो उसको हम नेचुरल गैस कहते हैं, नेचुरल गैस। कभी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस का सोर्स है वो है पेट्रोलियम, सिंपल सा। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम से निकलती है, तो नेचुरल गैस का जो सोर्स है वो है पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से निकलती है, पेट्रोलियम से। उसके बाद इसमें जो 95% हाइड्रोकार्बन होता है, 95% हाइड्रोकार्बन होता है इसमें, हाइड्रोकार्बन 95% हाइड्रोकार्बन होता है। और उस हाइड्रोकार्बन में 80% मीथेन होता है, और इसमें 90% जो हाइड्रोकार्बन होता है इसमें 80% मीथेन होती है, मीथेन होता है 80%। ठीक है, इसे ही हम लोग यूज करते हैं एलपीजी की फॉर्म में, एलपीजी की फॉर्म में। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये गैस भी बहुत ज्यादा अच्छा ईंधन नहीं मानी जाती है। उसका रीजन क्या है, इसमें हाइड्रोकार्बन है। जब ये गैस भी जलती है तो उसमें भी कार्बन निकलता है, उसमें भी गैस निकलती है, उतनी नहीं जितना कि डीजल और पेट्रोल में है, बट है उसमें भी। ठीक है, बस ये चीज है। एक आपने देखा होगा सीएनजी। अच्छा, सीएनजी
और इसमें क्या रिलेशन है सीएनजी में? देखो नेचुरल गैस को ही कंप्रेस्ड फॉर्म तो यही है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी जो ये गैस है, ठीक है, जो ये जो गैस है नेचुरल गैस, ठीक है, इसमें 95% हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जितना है उसमें 80% मीथेन है। इसी गैस को कंप्रेस्ड कर दिया जाता है, इसी गैस को, मेरी बात समझ रहे हैं? नेचुरल गैस को ही दबा के, यानी उसको दबा के कंप्रेस्ड करके भरा जाता है, उसी को हम सीएनजी कहते हैं। सीएनजी कोई अलग गैस नहीं है। अब मेरी बात समझिए कि दोनों में सीएनजी मतलब होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, द्रवित प्राकृतिक गैस कहते हैं। देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये गैस है एलपीजी, ठीक है, अब आप ध्यान से कीजिए, ये गैस है एलपीजी और ये गैस है सीएनजी, ये गैस है सपोज करो सीएनजी, ये एलपीजी है, ये सीएनजी है, ठीक है। अब सीएनजी क्यों बेटर है उसको समझिएगा। जो सीएनजी गैस है वो बहुत ही कंप्रेस्ड करके दबा की भरी जाती है किसी भी पार्टिकुलर बॉडी में। तो जब एलपीजी जलती है, जैसे ये एलपीजी है, ठीक है, एलपीजी गैस जली तो इतनी मान लीजिए ये गैस है और ये भी सीएनजी है। अब मेरे ध्यान समझिएगा आप लोग, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ सीएनजी क्यों बेटर है। एलपीजी जो गैस है जब वो जलती है, जब वो खर्च होती है तो इस तरह से जलती है, ठीक है, इस तरह से, यानी ये जो और आपको दिख रहे हैं, और जब ये गैस जलती है तो इस तरह से जलती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। कुछ फर्क लगा आपको? इसमें जो पेट्रोलियम है वो पूरी तरह से जली नहीं, इसमें जो गैस है वो पूरी तरह से जली नहीं, इसमें भी नहीं जली, लेकिन इसमें मैक्सिमम जल गई। तो ये जितनी नहीं जली, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये जितनी पेट्रोल नहीं जली, जितनी ये गैस नहीं जली, ये कन्वर्ट हो गई कार्बन में, कार्बन में, इससे निकला स्मोक यानी धुआं। तो यानी जो एलपीजी है वो संपूर्ण नहीं जल पाती, हालांकि संपूर्ण तो ये भी नहीं जल पाती है, लेकिन मैक्सिमम है ना, सबसे अच्छा ईंधन वो है जो मैक्सिमम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। अगर वही हम डीजल की बात करेंगे, सपोज कीजिए एक डायग्राम हम यहाँ पे और बना लेते हैं, ठीक है, एक डायग्राम और बना लें डीजल का, तो डीजल का बना लेते हैं, ठीक है। तो डीजल का सपोज कीजिए यहाँ पर, तो डीजल का ये गैस है ना, ये डीजल का गैस है, तो डीजल यहाँ पे जल रहा है, तो डीजल क्या हुआ, डीजल जलेगा तो ये और ज्यादा बच जाएगा, तो ये हो जाएगा, है ना, डीजल और संख्या ज्यादा हो गई। तो जिस में गैस धुआं ज्यादा निकलता है, इसका मतलब है वो उसका ज्यादा भाग कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ज्यादा भाग उसमें उसमें निकलता है धुएं में और कार्बन में, है ना। इसीलिए आपको प्रैक्टिकली एक चीज समझाता हूँ, शायद पहले हमने बताई होगी। इसलिए आपने देखा है कि जो नया इंजन होता है या जो नई गाड़ी होती है वो ज्यादा एवरेज देती है, नई गाड़ी, ठीक है। जैसे आपने कभी अपने घर में जो ट्यूबवेल में इंजन वगैरह लगा हुआ है, ट्रैक्टर है, जैसे एग्जांपल पुराना ट्रैक्टर है, जो पुराना ट्रैक्टर है आप देखना वो धुआं बहुत देता है, वो डीजल भी ज्यादा खाता है। घर वाले बोलते हैं यार पुराना हो गया, ये बहुत डीजल खाता है। उसका रीजन क्या है कि जो डीजल है उसका ज्यादातर जल नहीं पाता है, उसका जो इंजन है वो पुराना हो गया है, तो डीजल को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है और वो बचा हुआ भाग धुएं में कन्वर्ट हो जाता है, तभी वो एवरेज कम देता है। इसीलिए तो कभी आपसे फ्यूचर में कभी क्वेश्चन बने कि क्या रीजन है कि भारत सरकार पुरानी गाड़ियों को मेट्रो सिटी से दूर करना चाहती है, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, कहीं भी। आपने BS4 BS3 ये सब सुना होगा, है ना, भारत स्टेज BS4 अभी गाड़ियों में आ रहा है, टू व्हीलर में है, और BS5 आ गया है फोर व्हीलर में।
तो BS4 BS5 ये क्या है? एक बार सरकार ने कहा था कि भाई 2004 के बाद की गाड़ी दिल्ली में नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यही था कि जो पुरानी गाड़ी है उनका इंजन पुराना हो गया है, अब वो धुआं ज्यादा छोड़ती है, ठीक है, बस ये है। तो आप समझ गए होंगे कि डीजल से अच्छी गैस है और गैस से अच्छी CNG है। उसका रीजन यही है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। कल हम लोग बात कर लेंगे बायोगैस पे, कल हेडिंग डाल दीजिए इसमें बायोगैस, ठीक है। कल हम लोग बायोगैस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, किसी को बता दीजिए अभी। यस नो सर। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं और इस वीक में हम लोग इसी टाइम में करेंगे इसको, साइंस को। जो टेस्ट है आप लोगों का जो टेस्ट था वो 20 को है और टेस्ट आपको मिल जाएगा 20 तारीख को सुबह को, और उसका डिस्कस जो भी संडे आएगा उसको हम करेंगे। जो सिलेबस दिया गया है उसको अच्छे से करिए और सारे क्वेश्चन हम खुद ही बना रहे हैं, ठीक है। तो आप भी मेहनत करिए, इसी बहाने से कम आपकी 11वीं NCERT हो जाएगी। और जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हमने दिए हैं, जो आपको दिया है उससे में से ही देंगे। और बाकी नॉर्थ ईस्ट का 3 टॉपिक हैं टेस्ट के लिए। एक नॉर्थ ईस्ट वाला है, यानी पूर्वोत्तर राज्य, 8 राज्य हैं, उनको नदियों को थोड़ा पढ़ लेना है ना, राजधानी पढ़ लेना, नेशनल पार्क पढ़ लेना, तो वो पूरा कवर हो जाएगा आपका। उसमें 25 क्वेश्चन बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट से, 25 बनाएंगे करंट अफेयर से, और 50 क्वेश्चन बनाएंगे हम NCERT से 11th क्लास से। 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग पढ़ने में थोड़ा मेहनत कर लीजिए, है ना। दोनों लोग सर टेस्ट की क्लास तो मतलब साइंस के बाद फिर होगी? ये टेस्ट की क्लास डेली नहीं होगी, वो टेस्ट आपको 2 दिन दिए जाएंगे, उनका डिस्कशन हम लोग संडे सैटरडे करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। पहले क्या होता था कि हम लोग 25 डेली करते थे, अब डेली का मतलब है कि फिर वही हो जाएगा, क्योंकि इस टेस्ट को बाहर के लोग भी कर रहे हैं, है ना। बाहर के जैसे कुछ लोग हैं जॉब वाले हैं, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे 2 टेस्ट में। एक वीक में 2 टेस्ट होंगे, 5 दिन के अल्टरनेट पे एक टेस्ट है। तो संडे, खासकर सैटरडे को हम कोशिश करेंगे संडे फ्री रखें। संडे को पूरा सेशन, चाहे 2 घंटे का हो चाहे 2.5 घंटे का, उसमें कवर हो जाए। जी बताएं। क्योंकि इसमें बाहर के लोग भी तो हैं, और जो ऑफलाइन से हमसे जुड़े थे तो वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो डेली 1 घंटा नहीं जुड़ सकते हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं इसलिए। और फिर डेली का कोई मतलब भी नहीं बनता है उसमें, रोज रोज फिर उसको करना है, तो डेली इतना आप कैसे पढ़ पाओगे। आपको 5 दिन मिले हैं पढ़ने के लिए, तो 5 दिन आप पढ़ लीजिए, वरना 25 क्वेश्चन आज आए 25 कल आए, तो आपको पढ़ने कहाँ टाइम मिलता, आप तो इसी क्लास में उलझे रहते होगे, है ना। तो आपको तो पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। तो ये है, हमें कुछ नहीं है, 25 क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी समय कर सकते हैं। लेकिन फिर आप लोग सिर्फ सुन पाओगे, खुद से जज नहीं कर पाओगे खुद को, ठीक है। बाकी डिस्कशन आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है उसकी, ठीक है। नैना, दर्शन, स्वप्निल, यस सर।